मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के अध्याय 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और अंग्रेज लोगों का गुलाम था, उस समय की बात है। देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का एक गरिमायुक्त संग्राम है और ये 1857 का जो संग्राम है, इसको पहली सशस्त्र क्रांति थी, भारत की प्रथम सशस्त्र क्रांति थी। इसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी और राष्ट्रीय समस्याओं को केंद्र में रखकर 1857 क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी। संपूर्ण देश 1857 की क्रांति से संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था और ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी था। और यद्यपि संग्राम असफल हो गया, परंतु इसकी स्मृति, प्रेरणा और जनमानस में विद्यमान रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई, वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हित में भिन्नता है और अंग्रेज अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का कभी भला नहीं कर सकते। उन्हें यह भी आभास हुआ कि जब तक वे स्वयं नींद से नहीं जागेंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने के गौरव की भावना से कार्य नहीं कर पाएंगे, देश गुलाम ही बना रहेगा। इस प्रकार के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाएं बलवती कर दी। इस प्रकार से जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, भारत में यूरोपियों के आगमन से 1857 के संग्राम आरंभ होने तक की बात देखिए कि और एक क्वेश्चन आता है लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक पहला कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इससे पहले अंग्रेज लोग यहाँ रहे, लेकिन इस प्रकार का स्वतंत्रता के लिए कोई भी संग्राम या कोई भी युद्ध या कोई भी क्रांतियाँ नहीं हुई थी, जो कि 1857 में हुई। तो 1857 में भारत की आम जनता और सैनिक और देशी रियासतों के राजाओं तथा जमींदारों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। इस कारण से 1857 का संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की घटना स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी थी। इस संग्राम में सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के प्रत्येक वर्ग ने खुलकर इस संघर्ष में भाग लेकर इसे मजबूत आधार प्रदान किया। इस संघर्ष में लाखों नागरिकों और सैनिकों आदि का बलिदान हुआ। इसीलिए इसे 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अस्तित्व की चुनौती दी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में अनेक यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार करने के उद्देश्य भारत में प्रवेश लिया। जो 15वीं शताब्दी थी, तब अनेकों लोगों ने भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश लिया। जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया। उसी समय 15वीं शताब्दी में देखो, पुर्तगाली, हॉलैंड और इंग्लैंड और फ्रांस प्रमुख आए थे। पुर्तगाली आए, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये प्रमुख आए और यह व्यापारिक केंद्र मुख्यतः समुद्री तटीय और आते थे समुद्र तट से, समुद्री तटीय क्षेत्रों में स्थित होते थे। और व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। व्यापारिक केंद्रों को क्या कहा जाता था? तो फैक्ट्री। और कंपनियों ने प्रतिद्वंदियों के हमलों की रक्षा के लिए फैक्ट्रियों को किलेबंद कर रखा था। और जो कंपनी आई थी व्यापार करने, उन्होंने फैक्ट्रियों को किलेबंद कर रखा था। और व्यापारी कंपनियां भारत में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं को जिनका यूरोप में अभाव था, सस्ते दरों पर खरीदती थी और उनका निर्यात कर अधिक से अधिक लाभ कमाती थी। इसी कारण इन कंपनियों में मध्य पारस्परिक संघर्ष होने लगा। जो 4 कंपनियां आई थी, इन लोगों में जो कंपनियां व्यापारी कंपनियां थी, और ये व्यापारी कंपनियां भारत में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, जो भारत में उपलब्ध वस्तुओं को जिनका यूरोप में अभाव है, उनको खरीदती थी और वहाँ जाकर के अधिक दामों में बेचती थी। यहाँ से सस्ते दामों में खरीदती थी और वहाँ पर अधिक दामों में
बेचती थी। इसका निर्यात कर अधिक से अधिक लाभ भी कमाती थी। इसी कारण इन कंपनियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार के माध्यम से अधिक धन कमाएं और हम अपने इंग्लैंड को संपन्न बनाएं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित सभी प्रकार के मार्ग अपनाए और कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके पश्चात कंपनी ने भरूच, अहमदाबाद और आगरा, मछलीपट्टनम और मद्रास और मुंबई, बंगाल, कर्नाटक आदि को व्यापारिक केंद्र बनवाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राजनैतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी। इन्होंने सोचा कि अब बिना रोक टोक के यदि हमें यहाँ पर व्यापार करना है तो यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसी समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य देश जल्दी ही छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया। इनमें से कई प्रदेश लगभग स्वतंत्र हो गए। इन परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वर्चस्व बनाने का मौका मिल गया। कंपनी ने देशी राज्यों और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर प्रतिद्वंदी कंपनियों और देशी राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। इसी दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव, दक्षिण भारत जो फ्रांस की कंपनी आई थी उसका प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में था। जो फ्रांस की कंपनी थी उसका प्रभाव कहाँ था? तो कर्नाटक और हैदराबाद में था। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से कर्नाटक में 3 युद्ध किए। अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े और अंततः विजय प्राप्त की। उसी समय देखिए कि 1757 के प्लासी के युद्ध में, 1757 में तो प्लासी का युद्ध पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। और 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने अवध और बंगाल और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। अंग्रेजों ने इन विजयों से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। तो अंग्रेजों का जो विजय, भारत में अंग्रेजों की विजय प्राप्त करने के लिए मुख्य जो ये 2 युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन युद्धों के कारण ही भारत में अंग्रेजों ने अपना सत्ता स्थापित की। धीरे धीरे कंपनियों ने इन सभी भारतीय शक्तियों की चुनौती को समाप्त करना आरंभ किया, जो कंपनी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा बन सकती थी। बंगाल में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कंपनी ने मैसूर, मराठा, सिंध एवं पंजाब के सिखों की चुनौती को भी ध्वस्त किया और भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी ने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों की ओर भी ध्यान दिया। शीघ्र ही कंपनी ने नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान के साथ संघर्ष कर अपना विस्तार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत के परंपरागत सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने भूमि पर लगान संबंधी जो नीति अपनाई उससे भारतीय किसानों को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजों ने भारत के परंपरागत हथकरघा और हस्तकला उद्योगों को भी समाप्त कर दिए। जो भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उन्हें भी नष्ट कर दिया। इसके कारण भारत का धन इंग्लैंड की ओर प्रभावित होने लगा और ब्रिटिश निर्यात नीति और उद्योगों की स्थापना का भी यह एक उद्देश्य था। यह कि भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर ब्रिटेन को, तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाए और सारा धन इंग्लैंड को आबाद किया जाए, इंग्लैंड को संपन्न राष्ट्र बनाया जाए। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीके से कंपनी के साम्राज्य में विजय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष और आक्रोश की भावना से भर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए और इस विद्रोह में किसानों, आदिवासियों ने भी भाग लिया। बच्चू शासकों, जमींदारों और सरकारों के नेतृत्व में कई विद्रोह हुए और कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया।
अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध फराजियों ने, मुसलमानों के एक समुदाय ने भी विद्रोह किया, जिसे फराजियों का विद्रोह कहा जाता है। फिर उसी समय 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात अपने शोषण की नीति को धीरे धीरे लागू किया, प्रारंभ तक किया। इसमें पंजाब के रोष व्याप्त हुआ और गुरु राम सिंह ने 13 अप्रैल 1857 ईस्वी को अपने शिष्य जिन्हें नामधारी सिख के नाम से जाना जाता है, देश और धर्म की रक्षा के लिए, हाँ सोया होगा, क्या पता है, सो गया है वो, लेकिन देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करना आरंभ किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इसे कूक कहा गया, मतलब सिखों का जो विद्रोह हुआ वो कूक विद्रोह या कूका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने पंजाब में अनेक स्थानों पर बूचड़खाने स्थापित किए, जिसमें गौवध किया जाता था। कूकों ने ऐसे बूचड़खानों पर आक्रमण कर उन्हें बंद कर दिया। इसी प्रकार कूकों ने मालेर, कोटला के बूचड़खानों पर भी आक्रमण करके अधिकार करके उन्हें भी बंद कर दिया। बूचड़खाने मतलब ये होता है जहाँ पर गाय का वध किया जाता है, तो गाय का जहाँ वध होता है उन्हें बूचड़खाने कहा जाता है। तो इन जो पंजाबी थे उन्होंने इन सब जो गाय का जहाँ वध होता था उन्हें समाप्त किया, उन बूचड़खानों को बंद किया। पुलिस ने 49 कूकों को बंदी बनाकर तोपों से उड़ा लिया और कूकों ने तोप को अपने सीने से लगाकर वीरतापूर्वक मौत को गले लगाया। इसी प्रकार से आगे फिर विद्रोह होते रहे, जैसे कि बेलूर विद्रोह 1806 का, बेलूर विद्रोह 1824 का, बैरकपुर विद्रोह। बेलूर का विद्रोह टीपू के वंशजों की प्रेरणा स्वरूप हुआ था, जिसे अंग्रेजी फौज ने निर्ममता से कुचल डाला था। और 1824 में बैरकपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को बड़ी क्रूरता से कुचल डाला गया। इस प्रकार से बहुत समय तक विद्रोह चलते रहा। भारत के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों ने जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपने असंतोष की अभिव्यक्ति शस्त्र उठाकर की, उसका कारण यह था कि जनजाति ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक और न्यायिक और भू राजस्व व्यवस्था से असंतुष्ट थी। अनेकों विद्रोह, जैसे कि जनजातियों के द्वारा विविध प्रकार के विद्रोह किए गए, जैसे देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह हुआ, और उड़ीसा में गोंडों तथा खोड़ों का विद्रोह, और छोटे नागपुर में कोल विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह, और बंगाल और बिहार में संथाल विद्रोह, पूर्वोत्तर भारत में खासियों का विद्रोह। इस प्रकार से विविध प्रकार के विद्रोह हुए। और ये विद्रोह में देखिए एक प्रश्न भी बनता है कि 18 प्रश्न लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक 4 है कि 1857 के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आरंभिक अवस्था में क्यों असफल रहा। मतलब 1857 का विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वो अपनी आरंभिक अवस्था में असफल क्यों रहा। तो हमें ये सब विद्रोह के बारे में लिखना है, और उसके बाद हमें ये लाइन भी लिखना है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय था, इसी कारण से ये विद्रोह असफल रहे। तो जो विविध प्रकार के विद्रोह हुए, ये असफलता का यही कारण था कि वे स्थानीय तक ही सीमित थे, पूरे देश तक विस्तार इनका हो नहीं पाया था, इसलिए ये विद्रोह असफल रहे। फिर अब देखिए हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण, और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, तो हम इसका भी आंसर आगे लिख रहे हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि 1857 का संग्राम का राजनीतिक कारण क्या है। तो देखिए अंग्रेजों के राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था।
लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि व्यवस्था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया और अंग्रेजों ने पंजाब, सिख, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सरकार ने अवध, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधि समाप्त कर दी और अंतिम मुगल साम्राज्य के प्रति उनका व्यवहार भी निरादर पूर्वक था। इन सभी कारणों से जो राजनीतिक नवाब लोग थे और राजनीतिज्ञ थे, भारत के जो शासक थे, उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। यही कारण था और ये राजनीतिक कारण भी है। ये कारण क्या है? राजनीतिक कारण भी कहलाता है। भाषा और संस्कृति और परंपराओं का अभाव, भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आघात। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कृति पर आक्रमण थी। वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देशी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का भी विरोध था। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल और अंग्रेजी भाषा को सर्वोच्च मानता था, इसीलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान लेकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो अंग्रेजी शासन की मदद कर सके। मैकाले प्रजाति अहंकार से परिपूर्ण था। उसका उदाहरण यह है कि उसकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी भाषा नीति को अपने भाषा और परंपरा और संस्कृति पर आक्रमण मानकर उसका विरोध किया। फिर आता है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था ने किसानों को नष्ट कर दिया और अत्यधिक करों के भार से लदे हुए भारतीय कृषक की हालत निरंतर गिरती चली गई और परिणाम यह हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसता गया और कर्जदार बन गया। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प को भी समाप्त कर दिया और बर्बाद कर दिया। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण में एक राजनीतिक कारण है और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति वो है आर्थिक कारण और सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण देखिए, कंपनी शासन की सामाजिक और धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। जनता में यह भय हुआ कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाज को नष्ट करने में लगी हुई है। कहा था भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई धर्म या ईसाई बनवाना है। तो एल्बर्ट के इस कथन के भी कारण भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न हुई और कंपनी सरकार के सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए और कानूनों को लगातार बनाती रही और भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना और ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थानों और ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ये सब अन्य भारतीय शासकों में असंतोष के मुख्य कारण थे। फिर है सैनिकों में असंतोष। सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु उसके बावजूद सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। यूरोपीय सैनिकों के तुलना में उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था और भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और धार्मिक मान्यता के कारण सिपाही समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती समुद्र पार युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिपाही और समाज के अभिन्न अंग थे। शासकों, जमींदारों और किसानों, दस्तकारों आदि को कष्ट भुगतने पड़ रहे थे। इन कष्टों ने सिपाहियों को प्रभावित किया। फिर देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को तिलक लगाने, चोटी रखने और टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर भी रोक लगा दी, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंचा। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदाय में और विदेशी शासक के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसी समय सिपाहियों का एक
नए किस्म की राइफल दी गई, जिसमें कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके किनारों को दांत से काटा जाता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। इसी कारण यही तात्कालिक विद्रोह का कारण भी बना है कि ये है अति लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक 3। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण ये था, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बना करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति था। इस प्रकार से हमने अध्याय 7 इतिहास के बारे में कुछ अध्ययन किया। अब अगले पार्ट में हम इसी के आगे का समझाएंगे। आप इसको लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।